नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं न्यूज़ एट 10 की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बालोतरा में करेंगे देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी, राष्ट्र के नाम समर्पित। जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन, राज्य के विकास को मिलेगी गति। प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, साणंद में करेंगे सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन। देश को मिलेगा एक मजबूत और आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार, राहत कार्य जारी। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना का ऑपरेशन अमिस्ताद जारी। वेनेजुएला की सरकार ने जताया भारत का आभार। और कड़ी मशक्कत के बाद केप वर्डे को 3-2 से हराकर अर्जेंटीना पहुंचा अंतिम 16 में। वहीं कोलंबिया और मिस्र ने भी बनाई अगले दौर में जगह। सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान दौरे से जुड़ी हुई, जहां आज प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उड़े देश का आम नागरिक के विजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति देना है। यह रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देश भर में व्यापक और स्थायी कनेक्टिविटी कायम रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। देश में एक नया सिविल एविएशन इकोसिस्टम बनाने के लिए अगले 10 सालों का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में उड़ान स्कीम के अगले चरण की शुरुआत करेंगे। इस स्कीम से आम लोगों को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने नागरिक उड्डयन सचिव से खास बातचीत की है। 2026 टूवर्ड्स अ कनेक्टेड भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ान की अगले फेज़ की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर से लॉन्च करने जा रहे हैं। और मेरे साथ हैं सेक्रेटरी सिविल एविएशन। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जब हम बात करते हैं उड़ान के अगले फेज़ की, उसका मतलब क्या है? 2016 में उड़ान विश्व में अपने तरह की पहली एक इस तरह की योजना थी, जिसमें साधारण आदमी के लिए उड़ान की व्यवस्था की गई थी, उड़े देश का आम नागरिक। और उसके बाद उसके जितने भी उसमें जैसे जैसे ज़रूरतें, हम आवश्यकताओं को पढ़ा गया, उनका अध्ययन किया गया, उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन करते चला गया। 2026 का जो ये है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है उड़ान का। 10 साल के लिए है। 120 नए डेस्टिनेशंस को जोड़ा जाएगा। 4 करोड़ लोग यात्री इससे लाभान्वित होंगे और स्टेट्स को हम लोग ज़्यादा इसमें हम कनेक्टेड कर सकेंगे। 100 एयरपोर्ट्स बनाने की योजना हमारी 10 साल में। 200 हेलीपोर्ट्स बनाने की योजना है हमारी इसमें, जिसमें हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारे जो आइलैंड ज्योग्राफी है
वो सारे भी इसमें बेनिफिटेड होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना, इनफैक्ट उनका जो 2016 का जो उनका कंसेप्ट था दो उड़ान को, उसमें हमने बहुत आगे तक हम उसमें ले गए हैं, प्रगति हुई है। लेकिन आगे का 2026 का जो उनका जो स्वप्न है और उनके जो दिशा निर्देश हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उसमें हम लोग एविएशन इकोसिस्टम में इंडिया में, भारत में हम लोग उसको बहुत दूर तक आगे ले जाएंगे। जोधपुर को मिलेगा एक नया टर्मिनल और बड़ा खूबसूरत बना है ये। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का जौहर, राजस्थान के रंग हैं इसके अंदर। जो धरोहर है, यहाँ का जो इतिहास है और यहाँ का यहाँ की जो संस्कृति है, उसको भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से उसको भी परिलक्षित किया जाए। तो आपने सुना सेक्रेटरी सिविल एविएशन को, ना सिर्फ ये एयरपोर्ट हमारे देश का एम्बेसडर बनेगा, ख़ासतौर से जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए, बल्कि हमारी इकोनॉमी में भी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, सूर्य नगरी, जोधपुर, टीडी न्यूज़। ऊर्जा सुरक्षा केवल एक आर्थिक शब्द नहीं है, ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का कवच है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की विशाल संरचना 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा शक्ति का नया केंद्र है। क्या है इसकी विशेषता और कैसे ये बनेगी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। राजस्थान की रेतीली धरती पर अब तरक्की का नया इतिहास लिखा जाने वाला है। मरुधर में जहां चारों ओर सिर्फ रेत के समंदर नजर आते हैं, वहां से लिखी जा रही है भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई कहानी। भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, अपने 140 करोड़ लोगों के सपने को साकार करने के लिए ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में जब पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देश की रफ्तार को प्रभावित करता है। इसलिए ऊर्जा अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब देश केवल कच्चा तेल आयात करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि देश उसे भीतर ही रिफाइन करके अधिक मूल्य सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस नई सोच की सबसे बड़ी मिसाल राजस्थान के बालोतरा जिले में पचपदरा में बनी HPCL रिफाइनरी है। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह रिफाइनरी 9 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ भारत की ऊर्जा शक्ति का नया केंद्र बनकर उभर रही है। खास बात यह है कि यह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक साथ विकसित किए गए हैं। यहाँ केवल पेट्रोल और डीजल ही नहीं, बल्कि प्लास्टिक, फाइबर और कई महत्वपूर्ण केमिकल्स का उत्पादन होगा, जो फार्मा, टेक्सटाइल और पैकेजिंग जैसे उद्योगों के लिए आधार तैयार करेंगे। यह रिफाइनरी आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है, जहां 13 प्रोसेसिंग यूनिट और 4 अत्याधुनिक पेट्रोकेमिकल यूनिट स्थापित की गई है। यह परियोजना BS6 मानकों के अनुरूप स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करेगी और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर आधारित है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही मुंद्रा से लेकर राजस्थान तक फैला पाइपलाइन नेटवर्क इस पूरे ऊर्जा तंत्र को मजबूत बनाता है, जो भविष्य के भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता को दर्शाता है। पचपदरा रिफाइनरी केवल ऊर्जा उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी माध्यम बन रही है। इसके निर्माण के दौरान 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम भी मिला। आने वाले समय में यहाँ प्लास्टिक पार्क, केमिकल उद्योग और अन्य छोटे बड़े उद्योगों के विकसित होने से पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि महिलाओं और युवाओं के लिए भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन हो रहा है, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। पचपदरा रिफाइनरी भारत के उस बदलते विजन का प्रतीक है, जहां देश आयात पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये परियोजना दिखाती है कि कैसे सही नीतियों और मजबूत नेतृत्व के साथ
भारत ऊर्जा खरीदार से ऊर्जा निर्माता बनने की ओर अग्रसर है और यही कदम देश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बाद आज गुजरात भी पहुंचने वाले हैं। पीएम गुजरात के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है। इस परियोजना से इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ये स्वीकृत पहली 4 परियोजनाओं में से एक है। इसे 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। पूर्ण क्षमता के साथ संचालन में आने पर इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साणंद में जब पहुंचेंगे तो यहां पर सीजी सेमी जो संयंत्र है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ये संयंत्र आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेगा ही, साथ ही साथ भारत को और ज्यादा मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इस वक्त भारत को किस तरह से बनाया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, 5G नेटवर्क्स की बात हो, इसके अलावा 6G पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सैटेलाइट पर कितना काम किया जा रहा है, ये सब कुछ एक धागे से बंधा हुआ है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकलकर सामने आता है वो है सेमीकंडक्टर चिप। और इसी सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है कि आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य का निर्माण है, यानी कि कहें 2047 का जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। और इसी कड़ी में 5 अरब ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हुई नजर आएंगी जो प्रति वर्ष बनेंगी। और यही आज का जो संकल्प है वो आने वाले समय में जब ये संयंत्र का पूरा काम पूरा हो जाएगा तब उसके बाद देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो आगे के निर्णायक मोड़ है वो कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और 2047 का जो संकल्प है उसको कैसे चरितार्थ भी करते हुए नजर आते हैं। तो भारत मजबूती के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है उसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, उसकी ये चौथी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जब ये उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे तो आने वाले भारत की जो सशक्त तस्वीर है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ज्यादा उभर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, साणंद, गुजरात। न्यूज एट 10 में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। खबर पंजाब से है। वायरल वीडियो विवाद को लेकर पंजाब की सियासत इस समय गरमाई हुई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC के एक प्रतिनिधिमंडल ने DGP गौरव यादव से मुलाकात कर मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि वायरल वीडियो में ऐसे दृश्य हैं जिनसे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। SGPC ने मांग की है कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं संगठन का यह भी कहना है कि इस संबंध में उनके कार्यकारी और जनरल हाउस द्वारा पहले ही प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर यह शिकायत पुलिस को सौंपी गई है। अत निंदनयोग जिहड़ी वीडियो आ जिसने समुची सिख कौम का जिहड़ा सिर नीवा कीता, प्लस जिहड़ा उन्हां दे हिरदियां दे विच साडे रिलीजीअस सेंटीमेंट्स नूं बहुत वड्डी जिहड़ी आ वो ढा पहुंची आ। ते जथेदार अकाल तख्त साहब दे हुक्म ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ ਬਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। अब बात श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसको लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह इस समय चरम पर है। आज तीर्थ यात्रियों का तीसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना हो गया। वहीं पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भी अपनी पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। घाटी से गुजरने वाले तीर्थ यात्रियों की पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट रूट पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। जरूरी जगहों पर पूरी तरह से सुसज्जित लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस तैनात की गई है। श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला पुलिस और सीमा सुरक्षा बल संयुक्त रूप से भारत पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में लगातार गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। यही मनोकामना है कि दर्शन अच्छी हो, जो लोग भी आए काफी अच्छे से दर्शन सब लोग का हो जाए, मौसम भी अच्छा रहे, व्यवस्था काफी अच्छी है, सिक्योरिटी के इंतजाम भी काफी अच्छे हैं। मैं पहली बार आई हूँ बेटी के साथ। मन में भोला बाबा की कामना है, भोले बाबा मुझे कब मिलते, सारी दुनिया से मिलाए, भोले बाबा मिलाप करे और जितने भी बेचारे आर्मी वाले, प्रशासन वाले, सबके घर में परिवार वालों को उनको सुख शांति दे भोले बाबा। मैं तो सबसे पहले उनके लिए कामना करूंगी, बाद में पूरे परिवार के लिए कामना करूंगी और सबकी मतलब यात्रा सफल हो, सबका जीवन अच्छे से बीते, सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और सब कुछ अपने घर में राजी खुशी से ऐसे लौटे जैसे हम शादी से भोले बाबा की शादी पे से विदाई लेके जा रहे हैं। मन में बहुत इच्छा थी सर काफी सालों से, बट कभी मेरे को किसी का साथ नहीं मिला। इस बार दोस्त ने रिकमेंड किया, उसी ने सारी बुकिंग्स की और मैंने चल पड़ा, मैं बिना कुछ सोचे समझे सर। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर और हर पॉइंट पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF BSF चारों तरफ लगी हुई है और अच्छी अरेंजमेंट की गई है यहाँ। सभी यात्रियों को यात्रा मंगलमय हो और बहुत अच्छी यात्रा रहे, ये मेरा संदेश है। आइए अब मौसम से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। दिल्ली देश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बारिश इस समय हो रही है। बरसात होने से लोगों की भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो यहाँ अधिकांश हिस्सों में रविवार से अगले कुछ दिन तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई में अगले 3 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में शहर के कुछ हिस्सों में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि BMC ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज रविवार और सोमवार के लिए 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। अब सिर्फ धेमाजी जिला ही इससे प्रभावित है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 17 गांवों में लगभग 6,700 लोग अभी भी बाढ़ के असर से जूझ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में जबरदस्त तूफान और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ राहत कार्य जोर शोर से जारी है। फिलहाल 3 राहत शिविर और 1 राहत वितरण केंद्र काम कर रहे हैं, जिनमें 129 लोगों को
आश्रय दिया गया है, जबकि 80 अन्य लोगों को शिविरों के बाहर मदद मिल रही है। और अब वेनेजुएला से खबर। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने बाहरी तबाही मचाई है। आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। भारत की ओर से भी मदद भेजी गई है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गेल ने एक फील्ड अस्पताल का दौरा किया। यह फील्ड अस्पताल भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। उन्होंने भारत की सहायता और सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एक मित्र और भाई जैसा देश है जो वेनेजुएला के लोगों की सेवा में सहयोग कर रहा है। उन्होंने भारत के राजदूत पी.के. अशोक बाबू और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सहयोग दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का एक उदाहरण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का भी धन्यवाद किया और इसे लोगों के बीच मित्रता का प्रतीक बताया। इस तबाही में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2645 हो गई है। हजारों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि लगभग 15,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। Informar, hemos hecho un recorrido por este hospital de campaña, un hospital de campaña que ha sido instalado por el gobierno de la India, gobierno amigo, gobierno hermano. Aquí me acompaña Ashok Babu, embajador extraordinario y plenipotenciario de la India en Venezuela, el comandante que ha estado a cargo de las operaciones acá, el compañero Julio León, que es el director del Instituto Nacional de Hipódromo, presidente del Instituto Nacional de Hipódromo, instalaciones que están prestando servicios para la instalación de este hospital. Hemos visto personas que también se están atendiendo temas odontológicos, unidades de rayos X, es decir, una atención integral. Queremos, embajador, agradecer al gobierno de la India, a su primer ministro Modi. Recientemente visitamos a India, bueno, y aquí está una muestra de hermandad. Esta es la hermandad de los pueblos, atendiendo al pueblo venezolano. प्रचंड गर्मी की मार से पूरा यूरोप कर रहा है। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले हफ्ते मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण पब्लिक हेल्थ फ्रांस ने यह जानकारी दी है कि 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले हफ्ते की तुलना में 29% ज्यादा है। इस दौरान फ्रांस के इतिहास में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी और देश के कई शहरों और कस्बों में दिन और रात में तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। इस गर्मी ने यूरोप के कई अन्य हिस्सों में भी अधिकतम तापमान से जुड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल जोन एरियास ने 14वें मिनट में किया, जो अंत तक जीत का अंतर साबित हुआ। अब अंतिम 16 में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे को अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना मिस्र से होने वाला है। विश्व कप में अपने अब तक के सफर में शानदार प्रदर्शन करते हुए केप वर्डे की टीम अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मिस्र ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। इस जीत के साथ मिस्र ने विश्व कप के नॉकआउट चरण में अपनी पहली जीत दर्ज की। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज़ के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।